इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहे अभी हम, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है ना? देखो जो मैंने डेफिनेशन बोली उसके हिसाब से है ना, देखो 1,2 है, 2,1 है ही नहीं, है ना, तो चलेगा, है ना, दोनों में से कोई एक। जब इस टाइप के होंगे, जब दोनों सेम होंगे, तब तो मैं चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तब तो वो बोल रहा है डेफिनेशन में ऐसा दिख रहा है मेरे को, अगर a कॉमा बी बी कॉमा ए तो a इक्वल टू बी हो जाए, है ना, तो एंटी सिमेट्रिक होती है वो, है ना। आसान भाषा में समझो इसको, है ना, a कॉमा ए टाइप के मेंबर चलेंगे सारे, और a कॉमा बी टाइप का एक मेंबर होना चाहिए, उसका पेयर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो चलेगा। अगर दोनों मिल गए, पेयर मिल गया, तो फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं होगी वो। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे इसमें ये चलेगा, ये एक ही है तो चलेगा, मतलब एंटी सिमेट्रिक है ये रिलेशन। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है ना, अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इनका पेयर मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ऐसे लिखा होता 1,1 1,2 2,3, अब ये एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? अब ये एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? पेयर नहीं बनना चाहिए कोई, तो नहीं बन रहा। 1,1 ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 का पेयर है इसके अंदर, 2,1 नहीं है, मतलब चलेगा। 2,3 का पेयर है इसके अंदर, नहीं है, मतलब चलेगा। तो एंटी सिमेट्रिक है। समझ में आई बात? अब इसको ऐसे बोलूं, अगर जैसे ये इसके बारे में पूछूं, ये सिमेट्रिक है या नहीं है? ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक भी नहीं है ये, तो है ना, एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है जो सिमेट्रिक नहीं होंगे वो एंटी सिमेट्रिक होंगे, है ना, ऐसा लग रहा है जो सिमेट्रिक नहीं होंगे वो एंटी सिमेट्रिक होंगे। लेकिन ये बताओ, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, दोनों है ये, एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। बात आ गई समझ में सबके? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, है ना, जब है ना ऐसे एलिमेंट्स लिखे होंगे बस 1 1 2 2 टाइप के, तब वो सिमेट्रिक भी होगी और एंटी सिमेट्रिक भी होगी, है ना, सिमेट्रिक भी होगी और एंटी सिमेट्रिक भी होगी। तो ये सिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक तो वो होता है जो सिमेट्रिक नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक है, तो फिर असिमेट्रिक की क्या बात आती है? सिमेट्रिक नहीं होगा तो असिमेट्रिक होगा, है ना। तो ये तो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए ढूंढते हैं, इसमें है ही नहीं। तो अगर दोनों ही नहीं होंगे, मतलब जिसका पेयर बनाना होता है वो दोनों ही नहीं है, तो फिर तो दोनों चीज हो जाएगी, वो सिमेट्रिक भी हो जाएगी, एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगी। दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है वो, है ना। सिमेट्रिक बोलता है, एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? अभी यही अटके हैं, एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कहाँ गया कर्सर? कौन पूछ रहा है भाई, एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? चलो मैं बता ही देता हूँ। इसमें ना एक तो इतनी बड़ा बड़ा चैट आता है ना, नाम दिखता ही नहीं, है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा रहा है, ऐसे नहीं छोटा छोटा दे लिखा हुआ। हाँ, इसमें ये एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ? एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ, है ना, तो मैंने बताया कि ए कॉमा बी टाइप का पेयर नहीं होना चाहिए, है ना, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब 1,2 और 2,1 ऐसे टाइप के दोनों एलिमेंट नहीं होने चाहिए इसमें। इसमें तो एक भी नहीं है, ऐसा टाइप का एक भी नहीं है इसमें। तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों नहीं होने चाहिए, उसके अलावा सब चलेगा। एक हो तो भी चलेगा, एक भी ना हो तो भी चलेगा,
इसमें तो दोनों 1,1 टाइप के हैं, 1,1 2,2 ये तो चलेंगे ही चलेंगे, ये तो लिखी है डेफिनेशन। अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा ए दोनों है तो ए और बी बराबर हो जाने चाहिए, वो हो ही रहा है, 1 1 दोनों बराबर, 2 2 दोनों बराबर, तो इस टाइप के तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना, समझ में आना चाहिए, है ना। जब ए और बी बराबर नहीं है तो वो दोनों चीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में, हटा देते हैं। अब आ जाते हैं इनवर्स रिलेशन, ये लास्ट है रिलेशन का। अब हम इसके बाद सीधे फंक्शन शुरू करेंगे। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन सबसे आसान टॉपिक है। अगर कोई रिलेशन बता दूं मैं तुमको, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। अगर ये रिलेशन है तो इसका इनवर्स रिलेशन इससे डिनोट करेंगे, है ना। सबसे पहले इसका इनवर्स रिलेशन इससे डिनोट करेंगे और वो सेट बी से सेट ए में होगा, और वो क्या होगा, सबको पलट दो, है ना, सबको पलट दो, मतलब ये तो पलट के सेम ही रहेगा, ये 1,2 हो जाएगा, ये 4,3 हो जाएगा, है ना। तो ये होगी इनवर्स रिलेशन। अगर मैपिंग से समझते इसको, ये ए सेट है, एक ये बी सेट है। अब ए सेट बी सेट मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को मैपिंग पता है, 1 1 से कनेक्ट हो रहा है, 2 1 से कनेक्ट हो रहा है, और 3 4 से कनेक्ट हो रहा है। मान लो और भी है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 4 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ 5 लिखा है ना। तो ऐसी ये रिलेशन है, ये वाली रिलेशन है आर, है ना, ए से बी में। तो इनवर्स रिलेशन का डायग्राम क्या बनाएंगे, है ना। तो ये उतार लिया होगा, इसको हटा रहा हूं, बस डायग्राम से समझ रहे हैं और खत्म करते हैं इसको, है ना। बिल्कुल इसको पलट के लिख दो, है ना, ये वाला इधर लाओ और ये वाला इधर लिखो, और चाहो तो ऐसे ही लिखो और एरो पलट दो। ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 5, है ना। अब आर जो रिलेशन थी ए सेट से बी सेट में थी, अब बी सेट से ए सेट में आर इनवर्स बनेगी, है ना। बी सेट से ए सेट में आर इनवर्स बनेगी, और वो कैसे कनेक्ट होंगे, बस एरो चेंज होगा, 1 1 से है तो 1 1 से है, लेकिन ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 2 1 से है, 2 1 से होगा, लेकिन एरो ऐसा हो जाएगा, है ना। 3 4 से है तो 3 4 से रहेगा, लेकिन एरो हो जाएगा ऐसा, है ना। तो ऐसा समझ लो, ये वाला सेट इधर लिखा है, ये वाला सेट इधर लिखा है ना, बस इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब एक चीज और बताओ, ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन आर की डोमेन 1 2 3, और आर की रेंज क्या है 1 4, है ना। डोमेन है 1 2 3 और रेंज है 1 4, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। डोमेन क्या है, ये वाली है डोमेन, है ना, इससे इसमें जा रहा है ये, तो ये वाली डोमेन है, तो 1 4 डोमेन हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी, ये वाली रेंज हो जाएगी 1 2 3। तो इतनी बात समझ में आती है कि आर की जो डोमेन होगी वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी। उल्टा हो गया सब कुछ, है ना, तो बिल्कुल समझ में आती है बात। आर की जो डोमेन होगी वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो आर की रेंज होगी वो आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, खत्म हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोडोमेन भी चेंज हो जाएगी। इसकी कोडोमेन कौन सी थी, ये वाला पूरा सेट 1 4 5, इसकी कोडोमेन कौन सी होगी, दूसरा वाला, ये वाली 1 2 3 4, ये कोडोमेन हो जाएगी। बात समझ में आ गई, खत्म किया जाए चैप्टर, है ना। चलो रिलेशन खत्म हो गया हमारा। आज हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, लास्ट के हाफ एन आवर हम डिस्कस करेंगे,
चीजों को, ठीक है। लास्ट के हाफ एन आवर हम डिस्कस करेंगे कौन सा, वही प्रोबेबिलिटी की लास्ट वाली, है ना, 7th डीपीपी। अभी हम फंक्शन में आगे शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं फंक्शन में। तो फंक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है? तो अभी हम रिलेशन पढ़ के निपटे हैं। तो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन, डेफिनेशन लिख रहे हैं, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन from a set A to a set B such that, जब बोल रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो वो जो स्पेशलिटी है वो बताई जाए। तो वही स्पेशलिटी लिख रहे हैं क्या, कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी। क्या है वो स्पेशलिटी? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has exactly one image, in set B। अभी तो हमने डेफिनेशन लिख दी, है ना, अभी तो हमने केवल डेफिनेशन लिख दी। अब इस डेफिनेशन को समझेंगे, क्या बोल रहा है। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सबसे पहली चीज यहां पे आती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए वाला सेट के हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए किसी ना किसी से। ए वाले सेट में कुछ छूटना नहीं चाहिए। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज। ये दो इसके मेन पॉइंट हैं डेफिनेशन के। ये दो इसके मेन पॉइंट हैं डेफिनेशन के, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी, है ना। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि each or every element of set A has a unique image in set B। अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना। जैसे डायग्राम से ही, मैं ना, वो जो एरो डायग्राम है उससे ही, हर एक एलिमेंट 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो तीनों कनेक्ट होंगे किसी ना किसी से। जैसे मैं बोलूं ये, खाली ये, तो ये रिलेशन है एक, है ना। रिलेशन में तो कुछ भी चलेगा, 1 कॉमा ए मेंबर है उस रिलेशन का, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? इसमें 2 और 3 बाकी रह गए, इनका कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन अगर बोलना है उस रिलेशन को, तो उस रिलेशन को दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। क्या? कि तीनों या सारे किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए, और किसी एक से ही कनेक्ट होने चाहिए। तो जैसे बोलूं मैं ये वाली चीज, देखो, एक तो ये वाली चीज नहीं चलेगी, कोई बाकी रह गया, और ये वाली चीज भी नहीं चलेगी, ये वाली चीज भी नहीं चलेगी। 1 की कितनी इमेज है? 1 की 2 इमेज है। कौन कौन सी? एक ए भी है और एक 1 की इमेज बी भी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो? एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 इमेज होनी चाहिए। तो कुछ बचना नहीं चाहिए, और इस टाइप का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि 1 2 से कनेक्ट हो गया, मतलब एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं होना है, एक से ही कनेक्ट होना है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल बनाया मैंने, ये पहला एग्जाम्पल बनाया जो कि फंक्शन है ना, जो कि फंक्शन है। रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए,
है ना, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट कौन सी है? वो रिक्वायरमेंट है कि जितने हैं सब कनेक्ट होने चाहिए और सब यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए। मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं पूछूं, अगर बताओ वन की इमेज क्या है, तो वन की इमेज हर एक आदमी सेम बताएगा क्या है, ए है। तो इसी को कहते हैं यूनिकनेस, है ना। टू की इमेज क्या है? हर एक आदमी बताएगा बी है ना। थ्री की इमेज क्या है? हर एक आदमी बताएगा सेम कि सी है। हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो हर एक मेंबर अपना यही बताएगा कि थ्री की सी है। इसी को बोलते हैं यूनिकनेस, है ना। तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है। और इसको हटा देता हूं, डेफिनेशन लिख ली होगी सबने। डेफिनेशन लिख ली है सबने। अब हम ऐसे ही थोड़े से दो चार ग्राफ ही कर लेते हैं कि जिससे कभी गलती नहीं हो। नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं है ये फंक्शन? क्योंकि थ्री बाकी रह गया। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में मैं पूछ भी नहीं रहा, ये सबको पता है नहीं है। ये है ना, इस फंक्शन के बारे में पूछना है, इस रिलेशन के बारे में पूछना है। ये रिलेशन ए से बी में एक फंक्शन को डिनोट करेगी या नहीं करेगी, ये फंक्शन है या नहीं है ना। तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। इसमें अभी कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों को, पहले वो कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी है, सबके सब कनेक्टेड है। पहली रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, सबके सब कनेक्टेड है। हाँ है, तो पहली तो पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट मतलब यूनिकनेस वाली, एग्जैक्टली एक इमेज है सबकी, सबकी एग्जैक्टली एक इमेज है या नहीं है। इसकी कितनी इमेज है? एक। इसकी कितनी इमेज है? एक। इसकी कितनी इमेज है? एक। हो रही है रिक्वायरमेंट तो पूरी, है ना, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और यूनिकनेस भी है। नहीं, यूनिकनेस बोलूं तो बताओ वन की इमेज क्या है? अगर सबसे पूछा जाए तो बताओ वन की इमेज क्या है? सब बताएंगे कि ए है। खत्म। अब मैं पूछूं टू की इमेज क्या है, तो सब बताएंगे एक ही आंसर, बी है ना। टू की पूछूं इमेज क्या है? बी है, तो यूनिक इमेज है टू की, है ना। टू की इमेज क्या है? बी। यूनिक किस कब नहीं बोलेंगे? जब टू की दो इमेज होंगी कि बी भी है और सी भी है ना, तो बोलूंगा कि यूनिक नहीं है, दो आंसर है इसके। लेकिन अब तो यूनिक है, टू की इमेज यूनिक है क्या? बी। ऐसी थ्री की इमेज क्या है? थ्री की इमेज पूछ लेंगे तो एक है, बी है, यूनिक है ना। तो यहां से हम एक और गहरी बात समझे कि कोई एक दो की इमेज हो सकती है, ये चलेगा, है ना, ये चलेगा कि टू भी बी से कनेक्ट हो गया और थ्री भी बी से कनेक्ट हो गया, ये चलेगा, है ना। लेकिन ये नहीं चलेगा। ये बताओ ये है या नहीं है? नहीं है ना, ये नहीं है। यहां कहां गड़बड़ होगी? यहां वन की दो इमेज है भाई, यूनिकनेस नहीं रही। वन का ए भी है और वन का बी भी है, यहां पे गड़बड़ हो गई, है ना। भाई ये गड़बड़ है। अब आगे होगी बात समझ में, क्या बात कर रहे हैं। तो किसी एक की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो की सेम इमेज हो सकती है। मतलब दो की सेम इमेज हो सकती है, इसको ऐसा समझ लो, एरो डाइवर्जिंग, एरो डाइवर्जिंग नहीं हो सकते, है ना। किसी एक एलिमेंट से दो एरो ऐसे नहीं निकल सकते, लेकिन किन्हीं दो एलिमेंट से एक एरो, दो एरो ऐसे एक जगह जाके मिल सकते हैं, ये वाली चीज, है ना। किन्हीं दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, है ना। समझ गए बात, है ना। इससे ज्यादा, है ना, जरूरत ही नहीं है, सब समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, है ना, सारी डेफिनेशन और फुलफिल होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे फंक्शन है या नहीं है।
जैसे बताओ, हम्म हम्म सबका सही जवाब की है ना, सबका सही जवाब है फंक्शन। सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, सबके सब कनेक्टेड हैं और सबकी एक ही इमेज है ना। वो इमेज सेम हो सकती है ना, लेकिन एक ही होनी चाहिए। तो 1 की भी ए है, 2 की भी ए है, 3 की भी है। 1 की भी एक ही इमेज है ए, 2 की भी एक ही इमेज है लेकिन वो भी ए है, 3 की भी एक ही इमेज है लेकिन वो भी ए है। बस ठीक है ना। तो दो चीज कि इधर से देखें, अगर जैसे इधर से देख रहे हैं इस वाले सेट से, तो सब कनेक्ट होने चाहिए और सबसे एक एरो निकलती हुई होनी चाहिए, है ना। एक ही एरो निकल रही है, इधर से भी एक एरो निकल रही है, इधर से भी एक एरो निकल रही है। लेकिन अब इधर से देखें अगर इस वाले सेट की तरफ से, तो खाली भी रह सकता है कोई सा, जैसे इसके पास कुछ नहीं आया, अलाउड है। और सबके सब इसी में घुस रहे हैं, ये भी अलाउड है ना। सबके सब इसी में तीर घुस गए, है ना, तो ये भी अलाउड है। सारे ही मैप इसी में हो गई, इसमें कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसमें सारे एरो आ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में सारे एरो आ सकते हैं और कोई एलिमेंट खाली भी रह सकता है। इधर से देख रहे हैं अगर और इधर से देख रहे हैं तो कोई खाली नहीं रह सकता और सब में से एक ही जाएगा। बस यही है फंक्शन, है ना। ये है मेन डेफिनेशन फंक्शन की, ठीक है। अब जब फंक्शन बना लिया, वही चीज दोबारा डिफाइन करते हैं, डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा सेट, क्योंकि मुझे पता है सब कनेक्ट होने हैं, है ना। जैसे रिलेशन में था, कोई छूट भी सकता था इधर, है ना, कोई छूट भी सकता था इधर, लेकिन अब मुझे पता है कोई छूटना है ही नहीं, तो मैं इस पूरे सेट को बोल सकता हूं ये डोमेन है इसकी, है ना। और जो कनेक्ट हुए हैं वो रेंज है और ये वाला पूरा सेट वो डोमेन है। तो ये हो गई डोमेन। और ये है बस रेंज, और ये पूरा है कोडोमेन। समझ में आ गया, है ना। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो अब फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। चलो, फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे अभी रिलेशन वाली चीज लिखी थी मैंने। अब फंक्शन एफ, है ना, फंक्शन को एफ से डिनोट करेंगे और एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। ये तो डिनोशन का तरीका हो गया। एफ एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? जैसे रिलेशन में था कि कौन सी रिलेशन है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, वो नहीं बताया, ये अभी बताऊंगा। ये फंक्शन है एफ फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, और वो फंक्शन क्या है, वो कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन को ऐसे लिखते हैं, है ना। जैसे रिलेशन को, जैसे मैं ये लिख दूं, है ना, ये एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। फंक्शन ए सेट है, बी सेट है, फंक्शन बनाना है मेरे को एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और वो कैसा फंक्शन होना है, वो इस रूल को फॉलो करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि, है ना, ये है वो रूल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये किससे कनेक्ट होगा, ये अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा, है ना। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम समझें, इस फंक्शन का काम है स्क्वायर करना, है ना। इस फंक्शन का काम है स्क्वायर करना। जो -1 किससे कनेक्ट होगा,
जिसके स्क्वायर से, -1 का कौन सा है स्क्वायर, ये। 0 किससे कनेक्ट होगा, ये अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा, 0 से। 1 किससे कनेक्ट होगा, ये अपने स्क्वायर से कनेक्ट होगा। ये फंक्शन बन गया जो नीचे लिखा हुआ है, ये वाला डोमेन। अब बताओ ये देख के फंक्शन बना या नहीं बना, ये क्या पता रिलेशन ही हो, लेकिन फंक्शन है क्योंकि सारे कनेक्ट हुए हैं और सब जगह से एक एरो निकल रहा है, मतलब फंक्शन है। -1, 1 मेंबर हो गया, 0, 0 मेंबर हो गया, 1, 1 मेंबर हो गया। इसका डोमेन है -1, 0, 1, रेंज है 0, 1 और कोडोमेन है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अगर ऐसे होता, ये है दो सेट ए और बी, एक फंक्शन बनाया मैंने और वो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और वो क्या है फंक्शन, वो यही है। अब बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। नहीं होगा, कनेक्ट करके देखो, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये सेट ए है ये सेट बी है तो -1, 1 से कनेक्ट होगा, 0 के पास कुछ नहीं है, 0 होता तो 0 से कनेक्ट होता, अब 1, 1 से कनेक्ट होगा, ये बनेगा ये। तो फंक्शन है ही नहीं, ये 0 बाकी रह गया। तो ये एक रिलेशन हुई बस, है ना, ये एक रिलेशन है इस सेट से इस सेट में, है ना, इस सेट से इस सेट में ये जो लिखा हुआ है ये बस एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, है ना। तो सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन फंक्शन भी हो सकता है और रिलेशन भी हो सकता है, खाली रिलेशन ही रह जाए, है ना। रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन एक रिलेशन की एक कैटेगरी होती है जिसको फंक्शन बोलते हैं, उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बस सारी चीजें कनेक्ट हो जाएं और एक एक से, बस ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उस रिलेशन में ये फुलफिल हो गई तो वो फंक्शन भी बोलेंगे उसको, और अगर नहीं हुई तो खाली रिलेशन है। तो ये एक रिलेशन है बस अभी, है ना। ठीक है, अब इसको एक चीज और समझाता हूं इसमें कि फंक्शन ऐसे ही समझो, अपने घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, सबका अपना अपना फंक्शन होता है, उस तरीके से समझो कि सबका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे मतलब इसको बोल सकते हो कि ये जूसर ग्राइंडर जो होता है ना, उसका अपना एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि अगर उसमें फ्रूट्स रॉ फॉर्मेट में डाले जाएं, है ना, तो वो जूस निकालेगा। तो ऑरेंज जूस डालेंगे, ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस निकल के आएगा। ऐसे ही, है ना, एक पर्टिकुलर वर्क है इसका, है ना, वो वर्क क्या है, जैसे बोला पर्टिकुलर काम है इसका, इस जूसर का एक काम है जूस निकालना, लेकिन कुछ भी डाल दें जूस निकाल देगा ये, है ना, कुछ भी डाल दे जूस निकाल देगा ये नहीं। जैसे मतलब कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज जूस आ गया, पोमोग्रेनेट क्या निकल के आया, पोमोग्रेनेट जूस निकल के आया। ठीक है, तो ये डाल रहे हैं, अब देखो ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस निकल के आएगा, ऑरेंज डालेंगे तो ऐसे नहीं कि ये निकल के आ जाएगा, तो ऑरेंज डालेंगे ऑरेंज जूस निकल के आएगा, इसको बोलते हैं। अब पोमेग्रेनेट डालेंगे तो इसका जूस निकल के आएगा। तो ये चीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
इनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज किस पे डिपेंडेंट है कि क्या डाला था, है ना, क्या डाला है उस पे डिपेंडेंट है कि क्या निकलेगा, है ना। तो इन चीजों को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये डिपेंडेंट होते हैं इन पे, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही है डोमेन भी, है ना। डोमेन किसको बोलते हैं, जो तुम इनपुट कर रहे हो उसके अंदर। अब देखो एक और चीज बताओ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इंडिपेंडेंटली ये एक दूसरे मतलब किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है, ऑरेंज जूस तो तभी निकलेगा जब ऑरेंज डालोगे, तो ये चीज डिपेंड कर रही है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन कुछ भी डाल सकते हैं क्या, लकड़ी डाल दूं इसके अंदर, बताओ, लकड़ी डाल दूं तो लकड़ी का जूस निकल आएगा, है ना, नहीं, ये बात समझनी चाहिए। तो ये जो इंडिपेंडेंट है इनकी कोई एक फिक्स रिक्वायरमेंट भी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है कि क्या फंक्शन है इसका, इस फंक्शन इसका क्या फंक्शन है ना। इसका फंक्शन ऐसा होता जिसमें लकड़ी डाल सकते, पता लगा लकड़ी का केवल चूरा करना है, इसका काम है बस चूरा करना, तो लकड़ी डाल दो चूरा कर देगा उसको, है ना। लेकिन ये जूसर है तो इसमें लकड़ी नहीं डाल सकते। मतलब डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन, अब समझो कि वो इनपुट ये इनपुट है जो इसके फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना, इसके फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाए, जो इसका काम है वो ये अपना काम कर पाए, है ना, उसको बोलते हैं इनपुट और उसको बोलते हैं डोमेन। ये है डोमेन का कंसेप्ट। डोमेन का कंसेप्ट क्या है कि इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंगली, है ना, कुछ भी नहीं, फंक्शन के अकॉर्डिंगली, है ना, वो इनपुट क्या है उसको बोलते हैं डोमेन। अब इनपुट डाल दिया, सेट ऑफ आउटपुट्स, टोटल आउटपुट्स, जो जो इनपुट डाल सकते हो सारे डाल दो, और फिर आउटपुट कलेक्ट करो, उस आउटपुट को बोलते हैं रेंज। उस आउटपुट को बोलते हैं रेंज, है ना। यहां पे अभी कोडोमेन का कंसेप्ट नहीं समझेंगे हम, है ना, कोडोमेन वाली चीज यहां से क्लियर नहीं होगी। यहां से हमको क्या क्लियर हुआ कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उस फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सबके। है ना। तो ऐसे ही हमारे गणित के फंक्शन है, मैथ्स के फंक्शन भी ऐसे ही हैं। इस जूसर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, एक मोटर सी है जो एक्स स्क्वायर कर देती है ना। ये एक फंक्शन है ना, इसको एफ से लिख देता हूं। इस एफ का काम क्या है, ये एक्स स्क्वायर कर देती है, तो इसमें से 1 डालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1, है ना। इसमें 2 डालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 4, है ना। इसमें ऐसी -2 डालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 4, है ना। समझ में आ गया वो फंक्शन क्या है इसका, है ना। मुझे बताओ खुद सोच के, मैंने सेट ए सेट बी नहीं बताया, तो बता सकते हो क्या डोमेन क्या है इस फंक्शन की। मतलब ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं जो इसमें इनपुट कर सकते हो, तुम इनपुट कर सकते हो, मतलब जिसका स्क्वायर निकाल सकूं मैं, वो वाले सारे। मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं कर सकते तुम, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं कर सकते तुम, सारे नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब तो रियल प्लेन में रहो सबसे पहले, तो मतलब अगर इमेजिनरी भी ले सकते तो फिर तो हम ये बात ही गलत कर रहे हैं। जब हम इमेजिनरी प्लेन में भी चले जा सकते हैं तो फिर डोमेन ये तब रेंज वेन का कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं डाल सकते हैं का मतलब रियल प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं सकते हैं का क्या मतलब है, फिर इमेजिनरी चीज दुनिया सी हो जाएगी वो,
है ना। तो हम रियल प्लेन में है अभी, सबसे पहले ये समझें। तो ऐसी कौन कौन सी नंबर हैं जिनका स्क्वायर निकाल सकते हो तुम, मतलब ये फंक्शन अपना काम कर जाए, तो हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं भैया हम। तो इसकी डोमेन में क्या बोल सकता हूं, इसकी डोमेन क्या बोल सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। रेंज भी पकड़ सकते हैं यहां पे, अगर सारे रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो रेंज में बोलूं तो ऑल पॉजिटिव, मतलब ऐसे बोल सकता हूं, इंटरवल में अगर बोल दें 0 से इंफिनिटी, है ना। अगर स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, लेकिन बाकी सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, है ना। 0 आ सकता है लेकिन 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो बाकी सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो रेंज बोल सकता हूं ये आएगी, मतलब बिना देखे, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, हमने बस ये समझा था कि किसको कहते हैं डोमेन और किसको कहते हैं रेंज। दूसरी चीज, दूसरा बता रहा हूं मैं, अब खुद बताओगे उसका आंसर। ये है फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन अंडर रूट निकालता है ना। एक कैलकुलेटर ऐसा है बस अंडर रूट ही निकालता है वो। बताओ क्या क्या इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर, कौन से नंबर्स का अंडर रूट डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई नंबर है क्या। हम्म, पकड़ ली बात सभी ने। हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते भैया, हमारी दुनिया में होता ही नहीं अंडर रूट, है ना। तो बिल्कुल रियल प्लेन में है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में नहीं जा रहे, है ना। तो हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट हमारी दुनिया के अंदर नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, केवल 0 या उससे बड़े नंबर के ही अंडर रूट डिफाइंड है। तो डोमेन क्या बोलूंगा इसमें मैं, इसमें मैं ऐसा नहीं डाल सकता, क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं निकलेगा, ये खराब और कर देगा, ऐसा मान लो इसको, है ना। ये मेरी मशीन थी, इसमें -2 डालोगे खराब हो जाएगी मेरी मशीन, ऐसा समझो। तो क्या डालूं कि मशीन सही सलामत रहे, तो बस ये वाले नंबर्स डाल सकते हो, ये वाले नंबर डाल सकते हैं बस, और कुछ नहीं डाल सकते इसके अंदर। बात समझ में आनी चाहिए, है ना। 0 या 0 से बड़े नंबर्स का अंडर रूट, है ना, होता है, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं होता है। आउटपुट भी देख सकते हो, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही आता है, तो रेंज भी 0 से इंफिनिटी ही आएगी। रेंज भी 0 से इंफिनिटी आएगी, 0 का अंडर रूट 0, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव आएगा। तो बस 0 से इंफिनिटी ही डोमेन है इसकी, और 0 से इंफिनिटी ही रेंज है इसकी, है ना। ये अभी हम ऐसा मान लो खाली इंट्यूशन पे कर रहे हैं, अभी हमने कुछ नहीं समझा कि डोमेन निकालते कैसे हैं बड़े बड़े फंक्शंस की, अभी तो खाली इंट्यूशन, छोटे छोटे जो फंक्शन है उनके बारे में समझ रहे थे बस, है ना। इनफाइनाइट क्लोज्ड तो होता है 4 का अंडर रूट है, पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई। 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, तो 2 आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, समझ गए हम। अब डोमेन और, तो अब यहां पे मैं इनफाइनाइट पे ना ओपन ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट नहीं, जैसे इन्फिनिटी पे हमेशा, ये तो तुमने पहले सीखा हुआ होगा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2 पे क्लोज, मतलब 2 है उसके अंदर, इस इंटरवल में 2 है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं, इन्फिनिटी इज नॉट अचीवेबल। इन्फिनिटी मतलब 2 से आगे के सारे नंबर, 2 या 2 से आगे के सारे नंबर, तो वो जो कहां एंड हुआ वो पता है मेरे को, नहीं पता, तो मैं क्लोज कैसे कर दूंगा।
तो वो 2 से आगे के सारे नंबर तो वहां पे ओपन रखा हमने, कहीं तक भी चले जाओ तुम, है ना, ये मतलब है ओपन का। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी मेरे को पता ही नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी होता है, इन्फिनिटी तो एक रास्ता है कि चलते चले जाओ, जहां जाना है जाओ, रुकना नहीं है बस, है ना। ठीक है, अब हम डोमेन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो अभी बताई मैंने, क्या कि इफ only rule of the function is given, if only rule of the function is given, rule of the function is given मतलब खाली वो दिया हुआ है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर है बस, है ना, तो डोमेन क्या होगी, है ना, if only rule of the function is given, then domain of the function is all those values of inputs for which the given function is defined. Given function is defined, है ना, केवल अगर रूल दिया है, वैसे एक तरीका तो वो था ना, अगर मैं तुमको सेट ए और सेट बी बता दूं तो फिर तो ए सेट है डोमेन, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ, सीधे दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, अभी पढ़ेंगे हम साइन एक्स की भी डोमेन क्या होती है ना, ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, सेट ए सेट बी नहीं दिया हुआ, तो किसको बोलेंगे हम, डोमेन, एक्स की बस वो वाली वैल्यूज जिनके लिए वो फंक्शन काम करे, फंक्शन डिफाइंड हो, बात समझ में आती है, ठीक है, तो ये डोमेन की डेफिनेशन हो गई, है ना, ऐसे ही, है ना, रेंज की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, रेंज की डेफिनेशन अपने आप भी लिख सकते हो वैसे, है ना, रेंज आर, है ना, all the available outputs, range is the set of all the available output, है ना, ये है रेंज, और कोडोमेन तो फिर जो हमने पहले समझा था वही है कि इस ये सेट देना ही पड़ेगा, ये सेट दोगे तो ही बताऊंगा कोडोमेन, समझ में आ गई बात, यही होती है कोडोमेन, तो कोडोमेन फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे अगर मैं बोल दूं ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस पे डिपेंड नहीं है कोडोमेन, इस पे तो बस डोमेन और रेंज डिपेंडेंट होगी, क्या डालोगे और क्या मिलेगा, है ना, ये सेट जो अगर दिया होगा तो ये होगी हमारी कोडोमेन, ठीक है, हमारी डोमेन कोडोमेन की डेफिनेशंस खत्म हो गई, तो आज हम अब, है ना, ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, अब हमारा आधा घंटा बचा हुआ है, आधा घंटा हम डिस्कशन करेंगे डीपीपी का, है ना, नहीं गिवन हो तो कोई पूछेगा नहीं तुमसे कोडोमेन ना, कोडोमेन होता ही तब है जब दिया हो, है ना, कि ये है कोडोमेन, है ना, कोडोमेन फंक्शन से नहीं निकाली जाती है कि फंक्शन दे दिया तुमको और पूछ ली कोडोमेन बताओ, है ना, चीज ही गलत पूछ रहे हो तुम, समझ में आनी चाहिए ये वाली बात, ठीक है, चलो, तो फिर आ जाते हैं हम अपने इस पे, डीपीपी 7 पे, चलो ये अब हम,
तो चलो अब मुझे बताते रहना, है ना। मैं डीपीपी कहाँ है तुम्हारी डीपीपी? ये रही, बताओ भाई। फर्स्ट, हाँ तुम तो बस एकदम ऐसे शुरू हो जाओगे, अपना फर्स्ट से शुरू कर दो, है ना। लगातार अपना चालू रहो फर्स्ट से लेके, है ना, जितने भी हैं इसमें। चलो अब रुक जाओ, मतलब अब रुक जाओ। पहले हम फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर फिफ्थ करेंगे, फिर सिक्स्थ करेंगे, फिर सेवंथ करेंगे, उसके बाद में बात की बात, है ना। 1 2 5 6 7। हाँ, तो वन क्या है? अ फैमिली ऑलवेज अ फैमिली ऑलवेज हैव 1 2 और 3 चिल्ड्रन, है ना। एक फैमिली में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या तो 1/4 या 1/2 1/4, ऐसी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना। अज्यूम एवरीवन इवेंचुअली गेट मैरिड, है ना, एंड हैज चिल्ड्रन। तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है एक कपल के एग्जैक्टली 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो, है ना। एक कपल है, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो एक कपल, है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी भी फैमिली के या तो एक चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन या 3 चिल्ड्रन ही होते हैं, है ना। ठीक है, तो किसी कपल में या तो 1 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड है, या 2 चिल्ड्रन, या 3 चिल्ड्रन, है ना। प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, एक चिल्ड्रन होने की ये सब प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, 1/4 1/2 1/4। अब उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन की, मतलब अब फिर से, तो अगर ये चाइल्ड मैरिड, है ना, इज, है ना, अब ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंचना है हमको। तो मान लिया इसकी मैरिज हो गई, तो अब हमको 4 ग्रैंड चिल्ड्रन करने हैं। चार बोला है ना उसने, हाँ एग्जैक्टली 4। तो अब अगर एक चिल्ड्रन है और मैरिज हो गई, तो इसके कितने केस बनेंगे? फिर से 3 केस बन सकते हैं, कि या तो एक होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो इस वाले रास्ते में तो 4 ग्रैंड चिल्ड्रन तुम कर ही नहीं सकते। इस वाले केस में 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते, है ना। अगर कपल का एक चाइल्ड है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना। तो उसने 4 ग्रैंड चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी पूछी है, तो ये वाला तो रास्ता ही गलत है। इस रास्ते से तो जा ही नहीं सकते तुम 4 ग्रैंड चिल्ड्रन तक। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। यहां पे आ जाओ। अब ये 2 चिल्ड्रन है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करनी है। कपल के 2 चिल्ड्रन हुए, अब हम केस बनाएंगे उन दोनों चिल्ड्रन में। तो ऊपर वाला हटा देता हूं। अब ये दोनों चिल्ड्रन को अलग अलग कंसीडर करो, एक यहां, एक यहां। अब कैसे कैसे केस बनाओगे, है ना। देखो 4 ग्रैंड चिल्ड्रन करने हैं, तो कैसे हो सकते हैं कि इसका एक, है ना, और इसके 3, ठीक है, है ना। एक 3, इसका एक, इसके 3, या इसके 3 इसका एक, ठीक है, या इसके भी 2 इसके भी 2। ये 3 केस बनेंगे, बात समझ में आनी चाहिए। ये 3 केस बनेंगे, इन तीनों केस की प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमको, है ना।
इन तीनों केस की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ऐसी 3 चिल्ड्रन में आ जाओ, 3 में 3 अलग अलग, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन करने हैं, कैसे होंगे कि किसी एक के 2 हो जाए और बाकी दोनों का 1 1, तो 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1, ये वाले केस बनेंगे। बस हो गए 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो हम अभी डायग्राम समझ गए इसका। अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। कैसे लिखें? अब ये डायग्राम समझ गए, अब बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखो सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं। तो 2 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, 2 की होती है 1/2, 3 की होती है 1/4, ये पहले लिख लिया मैंने। अब कपल के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं, है ना, 2 वाला केस, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं, प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है। अब वो जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है उसमें से एक का 1 और दूसरे के 3, है ना। फर्स्ट चाइल्ड का 1 और सेकंड का 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? फर्स्ट का 1 और सेकंड के 3 प्लस, अब फर्स्ट के 3 और सेकंड का 1, तो क्या आएगा? फर्स्ट के 3 और सेकंड का 1 प्लस पहले का भी 2 और दूसरे के भी 2। ये है पहला केस, खत्म हो गया पहला केस। जब ग्रैंड कपल के 2 चिल्ड्रन होंगे तो यही केस बनेंगे बस, है ना। ये 2 चिल्ड्रन और फिर ये उन दोनों चिल्ड्रन में क्या क्या केस बनेंगे? 1 3 3 1 2 2 प्लस, अब अगर कपल के 3 चिल्ड्रन थे तो 3 चिल्ड्रन कैसे होंगे? क्या प्रोबेबिलिटी? 1/4, है ना, 1/4 इनटू, अब तीनों चिल्ड्रन में केस 1 1 2 करके, तो 1 1 2 1 1 2, 1/4 1/4 1/2, पहले का 1 चिल्ड्रन, दूसरे का 1 और तीसरे के 2, तो 1/4 1/4 1/2। ऐसे कितने केस आएंगे? ऐसे 3 केस आएंगे। कौन कौन से? है ना, पहले ग्रैंड चिल्ड्रन 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1, तो ये 3 बार आएगा। ऐसे लिख दो 3 बार या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है ना, ये है आंसर, है ना। केस बनाए हैं तुमने, है ना। सोच सोच के किया करो सवाल, है ना। हो सकता है देर लगे, सोच सोच के किया करो कि पहले का 1 ही ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ तो 3 तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। पहले के 2 चिल्ड्रन हुए, अब 4 ग्रैंड चिल्ड्रन करने हैं, तो एक का 1 हो जाए, एक के 3 हो जाए, एक का 2 हो जाए, दूसरे के भी 2 हो जाए, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेना कौन सा आंसर है। हाँ, अगला है सेकंड वाला, हो गया, चलो ठीक है। थर्ड वाला क्या है? मैथ पेपर में 3 सेक्शन है एबीसी, एक्शन ए कंपलसरी है और बी और सी में से एक अटेम्प्ट करना है। पासिंग इन द पेपर मींस पासिंग इन ए बी, और बी और सी में से भी दोनों किसी एक को पास कर लेना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पासिंग ए बी एंड सी पी क्यू 1/2 और प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इज 1/2। ऐसा है ही क्यों था, बस ऊपर वाला केस ले लिया, किसी का गलत हो गया। मतलब क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। चलो आगे करते हैं। आगे करें, आगे क्या है? हाँ, तो देखो सीधे लिख लो ए और बी और सी। ए करना है या बी और सी करना है? तो ए करना है, बी और सी करना है। तो ए की, ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी? पी, और बी में पास होने की क्यू है, सी में पास होने की 1/2 है। तो बी और सी
बी और सी में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि बी और सी में से किसी एक में ही पास होना है ना। बी की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, सी के पास होने की 1/2 है। तो बी और सी में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैसे लिखेंगे बी और सी? तो बी और सी मतलब इधर बी है ना, बी किया और बी में पास हो गया, और क्यू किया और क्यू में पास हो गया। अब क्यू बोल रहा हूं, क्या कहते हैं, सी में पास हो गया, है ना। तो इसको कैसे सोचें कि बी और सी में से कोई एक करना है ना, बी और सी में से कोई एक करना है। तो Q + 1/2 सही है या गलत है? कि बी में पास हो गया Q प्लस दूसरे में पास हो गया 1/2। हाँ, सही है। देखो देखो, या तो बी करोगे या सी करोगे, दोनों तो तुमको करने भी नहीं है। तो तुम बी यूनियन सी निकालोगे तो बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, खत्म। बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब करने है ही नहीं वो। अगर तुम कर भी रहे हो तो गलत कर रहे हो, वो बी इंटरसेक्शन ची करना ही नहीं है, वो केस ही नहीं है ना। तो बी की प्रोबेबिलिटी और प्लस सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? तो कंबाइंड अब दोनों चीज करनी है मेरे को, तो क्या आएगा? कौन सा मैच कर रहा है? सही लिखा है या गलत लिखा है? पहले तो यही सोच लो, है ना, पहले तो यही सोच लो, सही लिखा है गलत लिखा है। खाली यही सोचो पहले तो। अभी तो जैसे बोल रहे हो वैसे लिख दिया मैंने, है ना, कि ए की प्रोबेबिलिटी पास होने की पी है, और बी और सी में किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी Q + 1/2 लिख दी मैंने। तो सही लिखा गलत लिखा है? हाँ, कोई बोल रहा है देखो, P + Q/2 की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, है ना, और कह रहा है P तो 1 होगा। ए तो करना ही है, करना तो है, लेकिन उसमें पास भी तो होना है। उस पास होने की प्रोबेबिलिटी P है, करना तो है ही, लेकिन पास भी तो होना है उसमें। करना तो है ही, पास भी तो होना है। देखो कैसे ये गलत है, क्या गलत है इसमें, देखो क्या गलत है इसमें, है ना। देखो, तुमको ए तो करना ही है, ए पे चूज नहीं करना है तुमने। तो ए के पास गए तुम, ऐसे समझो, ए के पास गए और तुमने किया, क्या प्रोबेबिलिटी है पास हो जाओगे? ठीक है ना। तुम यहां से चलोगे, इसके पास तो जाना ही जाना है, इसके पास तो जाना ही जाना है, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि पास हो जाओगे फिर? तो पी इंटू, अब तुम बी के पास भी गए, यहां से अब घूमते बी के पास गए, इनके पास, बी और सी के पास, तो इनमें से एक ही करना है, सबसे पहले तो एक ही करना है, बी और सी में से एक ही करना है। तो सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी करोगे? पहले इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि बी को करोगे तुम, बी और सी में से एक चूज करना है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बी को करोगे, हाफ हाफ, दो है, दो चीज है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी को करूंगा मैं हाफ, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें पास हो जाऊंगा? क्यू, ठीक है, प्लस, अब दूसरा वाला केस, बी नहीं हुआ, क्या पता मैंने क्या चूज किया,
क्यू को चूज किया, मतलब सी वाले को। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सी वाला चूज करूंगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब उसमें पास हो जाऊंगा? ये दिया हुआ है तुमको 1/2, ये दिया हुआ है तुमको 1/2, है ना? तो वो तुमने हाफ नहीं लिया है ना? तो ये चीज है P इंटू Q/2 प्लस 1/4, ये दिया है 1/2। तो इसमें P इंटू Q प्लस 1/2, ये है 1। अब वेरीफाई करा लो आंसर, कौन सा वेरीफाई हो रहा है? P1 और Q1/2, डी वाला ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है ना? P1 और Q1/2, डी वाला ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है ना? समझ में आ गया ये, है ना? देखो, बात समझ में आनी चाहिए थी कि जब तुम बी दूसरे वाले सेक्शन पे जाओगे, वहां दो रास्ते दिखेंगे तुम्हें, या तो बी की तरफ जाऊं या सी की तरफ जाऊं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी की तरफ जाऊं? हाफ, और फिर उसमें पास हो जाऊं, है ना? समझ गए हम बात? ठीक है, आगे फिफ्थ। 16 प्लेयर्स हैं, they are divided into 8 pairs at random. From each pair, a winner is decided on the basis of game played between the two players of the pair. हाँ, कहाँ पे थे भाई? हाँ, two player of the assume that all the players are of equal strength. The probability that exactly one of the two player S1 and S2 is among the 8 winner. ठीक है? है ना? तो 16 को 8 पेयर में बांट दिया, 16 को 8 पेयर बना दिए, है ना? तो 16 के 8 पेयर बनाने के कितने तरीके हैं, वो तो सैंपल स्पेस है तुम्हारी। तो लिख देता हूं, 16 के 8 पेयर बनाने के कितने वेज हैं? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। ओ, है ना? अब आगे क्या? आगे हो गया। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? हाँ, हाँ, तो 16 को 8 पेयर बनाने के क्या कितने वेज हैं? तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 8 और इंटू 8 फैक्टोरियल। सही लिखा है? सही लिखा है? 16 प्लेयर्स के पेयर्स बनाने हैं, मतलब दो दो के ग्रुप में बांटना है उनको। तो दो दो के ग्रुप में बांटने के ये तरीके हैं, 16 ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांटना, यही तरीका है। 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल वेज कौन से हैं? फेवरेबल वेज हैं, है ना, जिनमें दो प्लेयर उसने बताए S1 S2, है ना, दोनों को जीतना है।
है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर, अच्छा दोनों में से कोई एक ही जीतेगा ये बोला है उसने, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्लेयर्स S1 एंड S2 इज अमंग द 8 विनर, दोनों में से कोई एक ही जीतना है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा कि दोनों में से कोई एक ही जीते, तो कैसे कैसे करें इसको? देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, वन में से, हाँ कहां गए, हाँ बताओ, दोनों केवल प्रोबेबिलिटी के उसमें मत बताओ, मैथमेटिकल टर्म में मत बताओ, उसमें बताओ कि दोनों कौन से केस होंगे जिनमें जीत सकते हैं। तो अगर एक ही टीम में आ गए तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों एक ही टीम में हो गए, अगर अगर एक ही टीम में हो गए तो फिर तो पक्का एक ही जीतेगा। लेकिन अगर अलग अलग टीम में हो गए तो एक जीते और एक हारे, है ना, ये करना है हमको, है ना, एक जीते और एक हारे, ठीक है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम टीम में आ गए तब तो पक्का एक जीतेगा एक हारेगा, मतलब कोई बात ही नहीं आती उसमें, तो दोनों तो जीत नहीं सकते। तो अब दो केस बनाते हैं कि अगर दोनों एक ही टीम में आ गए, तो दोनों एक ही टीम में आ गए, ऐसे कितने केस होंगे, दोनों एक ही टीम में हो गए तो S1 S2 को एक ग्रुप में रखना है और बाकी बचे 14 उनके साथ बनाने हैं, तो कितने केस होगा, कितने केस होंगे, है ना। अगर S1 S2 को एक ही ग्रुप में रखना है तो इतने केस होंगे जितने लिखेंगे, है ना, 14, और प्लेयर जो बचे उनके साथ बनाओ, एक तो हमने बना के रख लिया पहले ही, है ना, एक तो हमने पहले ही बना के रख लिया S1 S2, बाकी तुम बनाओ 14, ठीक है। अब दूसरा, S1 S2 अलग अलग ग्रुप में हो, S1 S2 अलग अलग ग्रुप में हो, तो वो कितने केस होंगे, S1 S2 ऐसे कर दो, S1 S2 अलग अलग ग्रुप में होंगे, तो पहले काम करो, वो जो 14 है ना, 14 है, उसमें से एक लो इसमें डाल दो और एक और लो इसमें डाल दो, ठीक है, कितने तरीके हो जाएंगे, ठीक है, 14 में से जो बाकी 14 बचे हैं उनमें से एक लिया इसके साथ बना दी पेयरिंग, और एक और लिया इसके साथ बना दी पेयरिंग, ठीक है, हाँ ठीक है, 14C1 इंटू 13C1, और बाकी के ग्रुप बना दिए, है ना, बाकी मतलब दो ग्रुप तो बन चुके, अब 12 ऑब्जेक्ट बचे हैं, 6 ग्रुप बनाने हैं, कितना तरीका, ठीक है, अभी तो ग्रुपिंग की है, अभी तो ग्रुपिंग की है, अब इसमें इंटू और होगा अभी, क्या, कितने केस होंगे, एक ही जीतना है ना, एक ही जीतना है कि S1 जीते S2 हारे, एक केस ये होगा, और S1 हारे और S2 जीते, एक केस ये होगा, तो दो केस होंगे, और इंटू टू, ऐसे दो केस होंगे, है ना, दिस होल इंटू टू, होल इंटू, हाँ दिस होल इंटू टू, हाँ ठीक है, दिस होल इंटू टू, हाँ सही है ना। अभी तो तुमने पेयरिंग करी थी, देखो यहां पे ये करना नहीं पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक ही पेयर में S1 S2 रखें, पक्का एक ही जीतने वाला है, या तो S1 जीतेगा या S2 जीतेगा, लेकिन अगर अलग अलग जगह हैं तो फिर तो दो केस बनाने पड़ेंगे, S1 जीते S2 हारे, या S1 हारे S2 जीते, तो इंटू टू कर दिया, तो ये है आंसर, मैच कर लेना कोई सा भी जो भी हो इसमें। हम्म, ठीक है, इसके बाद कौन सा है,
सिक्स। देखो 0 से लेके 99 तक के नंबर हैं, 3 की पावर ए, 4 की 7 की पावर बी हैज ए डिजिट इक्वल टू 8 एट द यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये तो केस बना सकते हो, ये तो आसान है। देखो 3 की पावर ए की पॉसिबल डिजिट क्या क्या होती हैं, सब लिख लो। 3 की पावर ए की पॉसिबल डिजिट क्या क्या होती हैं? तो 3 की पावर अगर 1 करेंगे तो 3 आएगी लास्ट डिजिट, 2 करेंगे तो 9 आएगी, है ना? ठीक है ना, है ना? और क्यूब करेंगे तो 7 आएगी लास्ट डिजिट, और फिर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1। तो 3 की पावर की लास्ट डिजिट बस इसमें से हो सकती है 3971, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। 3 की पावर की लास्ट डिजिट बस इनमें से हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती। ऐसी 7 की पावर पता लगा लो, 7 की पावर की लास्ट डिजिट क्या होगी, और ये 3 की पावर की लास्ट डिजिट कब होगी? ये 3 जब नंबर जो होगा वो इस टाइप का होगा। 3 की पावर 4k प्लस 1, 1 भी आ सकती है, 1 लिखी तो है, आ सकती है, 1 लिखा तो है ना? अगर 3 की पावर 1 करोगे, है ना, या 5 करोगे, है ना, तब आएगी लास्ट डिजिट 3। तो 4k प्लस 1 टाइप का नंबर होगा तो लास्ट डिजिट 3 आएगी। ठीक है, 4k प्लस 2 टाइप का होगा तो लास्ट डिजिट 9 आएगी। 4k प्लस 3 टाइप का नंबर हुआ तो लास्ट डिजिट 7 आएगी। और 4k प्लस 4k टाइप का हुआ तो लास्ट डिजिट 1 आएगी। ये केस बनेंगे। ऐसी 7 का पता लगा लो। 7 की पावर, है ना, 4k प्लस 1 करोगे तो 7 आएगी लास्ट डिजिट। 4k प्लस 2 करोगे तो 9 आएगी लास्ट डिजिट। 4k प्लस 3 करोगे तो क्या आएगी? 3 आएगी लास्ट डिजिट। और 4k करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, अब तुम्हें सम करके 8 बनानी है लास्ट डिजिट। तो अब एक और चीज यहां पे देख लो, कौन कौन से नंबर हैं तुम्हारे पास। 0 से लेके 99 तक के 100 नंबर हैं तुम्हारे पास, है ना? 4k प्लस 1 कहां से आया? क्या बताएं आप, 4k प्लस 1 कहां से आया? क्या होता है 4k प्लस 1? ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है? 4k प्लस 1 क्या चीज है ये, है ना? वही सोच रहे होंगे अभी आधे तो कि ये क्या हो गया 4k प्लस 1, ये कैसा नंबर है? 4k प्लस 1 जो नंबर 4 से डिवाइड होने पे 1 देता है रिमाइंडर, वो वाले नंबर, है ना? मतलब जैसे 1, 5, है ना, 9, ऐसे टाइप के नंबर। तो ऐसे टाइप के नंबर की ये अगर पावर में होंगे तो ही आएगा 7 लास्ट डिजिट। 7 की पावर 1 करो, या 7 की पावर 5 करो, या 7 की पावर 9 करो, ऐसे नंबर होंगे तो लास्ट डिजिट 7 आएगी, है ना? वैसे नंबर है ये। ठीक है, अब तुम्हारे पास 0 से 99 तक के नंबर हैं, तो सब टाइप के 25-25 नंबर हैं। ये भी 25 नंबर है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ऐसी। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 8 करनी है, कैसे होगी? 3 के साथ कोई मैच नहीं बैठेगा, तो लास्ट डिजिट 8 कैसे होगी? ये 7 9 हो जाए, ये भी 9 हो जाए। इस वाले केस में लास्ट डिजिट 8 होगी, इस वाले केस में लास्ट डिजिट 8 होगी, और इस वाले केस में लास्ट डिजिट 8 होगी। केवल ये 3 केस होंगे लास्ट डिजिट 8 होने के। अब कर लेते हैं। 9 आने की कितने केस हैं? 9 आने के तो 25 नंबर है, 25 में से कोई सा एक हो जाए तो 25C1। ऐसे ही यहां पे 9 आने के कितने केस हैं? 25C1। ठीक है, प्लस इसमें 7 आने के कितने केस हैं? वही 25C1। 25 नंबर है ये वाले भी, तो 25C1, 25C1। ऐसे ही 1 और 7 आने के कितने केस हैं? 25C1, 25C1। तो इसके 3 टाइम्स कर देता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने हैं? टोटल केस 100 इंटू 100। ये आंसर है, ये आंसर है।
कितना आएगा 3/16 है कोई ऑप्शन में 3/16 लिखा हुआ है लास्ट वाला ऑप्शन 3/16 है ना। चलो वैसे टाइम हो गया। हाँ आज का डिस्कशन खत्म कर देते हैं यहीं पे। हाँ ए और बी दो चूज करने थे ना, तो ए के पास भी मतलब सैंपल स्पेस में 100 ऑप्शन मतलब 100 नंबर है ना, ए भी 100 के पास ऑप्शन है, बी के पास भी 100 ऑप्शन है, 0 से लेके 99 तक। ठीक है चलो फिर आज गुड बाय। गुड बाय।